अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे कि आपको पता है कि एक शख्स की जो आमदनी के ज़राए हैं वो डिफरेंट है, लेकिन टैक्स पर्पज़ के लिए इसको डिफरेंट हेड्स के अंदर कैटेगराइज की गई है कि लॉजिकली आप देखते हैं कि कौन सा बंदा कहाँ से अर्न कर रहा है, और उसको हर क्योंकि जो ज़राए ऑफ इनकम है या उसको सोर्स ऑफ इनकम है उसका टैक्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है और अदर सोर्सेज है, और मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होते भी यही हैं। और इन अबव फोर सोर्सेज में से अगर कोई ऐसी इनकम आ जाती है जो इनके इन हेड्स के अंदर फॉल नहीं करती, तो फिर उसको किस में काउंट कर देते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। अब इसका मकसद ये होता है कि आपको डिफरेंट टैक्सेस नहीं लगाने, बल्कि आपका टैक्स एक ही लगना है, आपको टोटल इनकम पे ही लगना है, डबल टैक्सेशन नहीं होनी। सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए, टैक्सेशन को इजी करने के लिए इन हेड्स को क्या कर दिया गया है, कंबाइंड कर दिया गया है, ताकि आपकी इनकम जो इजीली कैलकुलेट भी हो सके, टैक्स लायबिलिटीज भी इजीली कैलकुलेट हो सके। इसलिए इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के सेक्शन 11 के अंदर इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहली कैटेगरी है सोर्स ऑफ इनकम है, जो हेड ऑफ इनकम है वो है सैलरी, और उसको हम स्टार्ट करेंगे। इससे ये सेक्शन टोटल 11 है, जिसके अंदर ये 5 हेड्स दिए गए हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम इनकम ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 11 में डिस्कस हुए हैं। जबकि इस 11 के अंदर जो पहले पहला हेड आपका सैलरी है उसका सेक्शन कितना है, सेक्शन 12। अब इसके अंदर सबसे पहले देखना चाहते हैं कि सैलरी की फीचर्स क्या होती हैं। किसी इनकम को डिक्लेयर करने के लिए कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो उसकी फीचर्स क्या होंगी जिनको हम सामने रखते हुए उसको सैलरी कंसीडर करेंगे। सबसे जो पहली कंडीशन है वो ये है कि आपने जो अमाउंट इम्प्लाई रिसीव की है वो किसी एम्प्लॉयर से रिसीव की हो, यानी चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट एम्प्लॉयर हो, उससे आपने सैलरी रिसीव की हो। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना लाजमी है। अगर आप पेमेंट रिसीव करते हैं, रिसीव करते हैं किसी से, लेकिन वो आपके एम्प्लॉयर नहीं है, तो वो आपकी इनकम तो कहलाएगी लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं कहलाएगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए लाजमी है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। प्लस आपकी जो पेमेंट रिसीव्ड है वो एम्प्लॉय की वो कहाँ से होनी चाहिए, एम्प्लॉयर से, चाहे वो पास एम्प्लॉयर था या आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर है। नेक्स्ट इसके फीचर में आता है कि या ये जो सैलरी है ये पेड की गई हो, गवर्नमेंट ने पे की हो, लोकल अथॉरिटी ने पे की हो, कंपनी ने पे की हो, पब्लिक पार्टी है उसने पे की हो, एसोसिएशन या प्राइवेट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान है। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनमें से जिस ये सारे एम्प्लॉयर ही हैं, अगर एम्प्लॉय इनमें से कहीं पे जॉब कर रहा है तो वहाँ से जो सैलरी रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन अगर वो सैलरी किसी फॉरेन गवर्नमेंट से रिसीव करता है तो वो फिर आपकी इनकम तो कंसीडर होगी, लेकिन वो इनकम फ्रॉम सैलरी कंसीडर नहीं होगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने हैं या इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस अथॉरिटीज हैं या लोकल अथॉरिटीज हैं, उसके अंदर जो बंदा काम कर रहा है और उनसे सैलरी रिसीव कर रहा है वो आपकी सैलरी फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगी। Next, income is due to employee due or after service. It means the pension paid by employer to employee after service is included in salary. कि आपकी जो इनकम है वो ड्यू होनी चाहिए, चाहे ड्यूरिंग द सर्विस है या आफ्टर द सर्विस है। और इसके साथ ये भी बता रहा है कि आपको जो पेंशन मिलती है, आपकी पेंशन स्कीम क्योंकि आपके जॉब के साथ चलती है और आपकी डिडक्शन होती है, डिपार्टमेंट की पॉलिसीज होती हैं, तो ये भी आपके इसमें क्या जी, इनकम फ्रॉम सैलरी में शुमार हो। Next, employees in case of company include the managing director or an agent of the company. ये कंपनी के से पर्सपेक्टिव है कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या उसके एजेंट्स हैं, ये उसके क्या कहलाएंगे, एम्प्लॉय कहलाएंगे। और इनकी जो सैलरीज होगी वो भी क्या कहलाएंगी, सैलरी फ्रॉम सोर्स ऑफ फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद जो फिफ्थ फीचर है वो ये है कि सैलरी अर्नड इज टैक्सेबल वेदर रिसीव्ड और नॉट। आपने एक महीना गुजर गया, आपको 2 महीने 4 महीने गुजर गए, चाहे आपने सैलरी रिसीव कर ली है तब भी वो टैक्सेबल है, चाहे आपने इन फ्यूचर रिसीव करनी है तो भी वो क्या है, टैक्सेबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब ये इसकी एग्जांपल है, उसको जरा रीड आउट करें, देखें क्या कहता है। कहते हैं मिस्टर सुलेमान स्टार्ट्स अ जॉब ऑन 1 जुलाई 2019। His monthly salary which he received on the first of every month is 40,000 per month.
being a salaried person, his tax year ends on 30th June 2020. What will be the taxable amount of the salary for the tax year 2020? 1 जुलाई से स्टार्ट किया है 30 जून तक एंड उसका ईयर हो रहा है, तो आपने उसकी सैलरी डिटरमिन करनी है। पर मंथ सैलरी कितनी है? 40,000। कहते हैं मिस्टर सुलेमान विल रिसीव सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 1 अगस्त, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त ऑन 1 सितंबर एंड सो ऑन। और जो 30 जून वाली सैलरी है वो उसको कब मिलेगी? he has worked for 12 months and so he has received a salary of 4,80,000, यानी ये उसको टोटल सैलरी बनती है। बट ही हैज रिसीव्ड ओनली 4,40,000। क्यों? कि जो 30 जून वाली है वो आपको जुलाई 2020 में मिलनी है, क्योंकि वो योकम को सैलरी मिलती है। लेकिन क्योंकि सैलरी उसने कंसेप्ट बताया है कि सैलरी चाहे आपने रिसीव की है या नहीं की है, उस टैक्स ईयर के अंदर जो आपने अर्न की होगी वो उसके ऊपर आपको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। तो इसी वजह से आपने रिसीव किया 440, लेकिन आपकी सैलरी बनती कितनी है पूरे ईयर की? 480। तो आपका जो टैक्स होगा वो 480 पे होगा, चाहे आपने रिसीव कर लिया है चाहे आपने रिसीव नहीं की। उसके बाद दूसरी एग्जांपल देखें। तो मिस्टर सोहेल हैज बीन द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी फॉर द पास्ट 10 years. His salary is 52,000 per month. On 20th June 2019, he requests his employer that advance salary for the next 3 months may be sanctioned. The employer obliges him by payment of 3 months advance salary. During the tax year 2019, Mr. Sohail earned 6,24,000 and 12 month salary at the rate of 52 per month, but he received 7,80,000। उसने सैलरी 6,24,000 बनती थी, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव कितनी की है? 7,80,000, क्योंकि 3 मंथ की सैलरी वो एडवांस में भी रिसीव कर चुका है। So his salary income for the year will be 7,80,000 because salary received is taxable whether earned or not. इसका आपने चाहे अर्न की है या नहीं की, बाद में अर्न करनी है, ये जो फिक्स रूल है। सैलरी रिसीव टैक्सेबल वेदर अर्नड और नॉट, कि आपने सैलरी की इनकम रिसीव कर दी है, चाहे आपने उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं या इन फ्यूचर आपने उसकी प्रोवाइड करनी है। तो जितनी आप ड्यूरिंग द टैक्स ईयर सैलरी रिसीव करेंगे वो क्या होगी? टैक्सेबल होगी। कहते नेक्स्ट 7 पॉइंट इज 7 फीचर है इसकी। द एरिया ऑफ सैलरी सर इसमें यस सर इसमें ऊपर लिखा हुआ था कि सैलरी अर्नड जो है वो होगी, और इसमें ये इसने चेंज कर दिया। देखिए सेक्स रूल देखें, वो कहता है अर्न कर ली है जी, रिसीव की है या नहीं की, वहां रिसीविंग की बात की थी। ठीक है, इस पॉइंट यस अर्न की बात कर रहा है, इसके रिसीविंग की बात कर रहा है, अर्न की बात नहीं कर रहा। ओके सर, क्लियर हो गया? देखिए सेक्स रूल देखिए, यस इसमें सर, बता रहा है कि उसने सैलरी अर्न की है चाहे रिसीव की है या नहीं। इसी पॉइंट को आगे उसने यस सर, रिवर्स किया है कि अब उसने सैलरी रिसीव की है चाहे उसने अर्न की हो या नहीं। तो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर वो जितना रिसीव करेगा वो क्या कहलाएगा? उसकी टैक्सेबल इनकम कहलाएगा। अब इसको क्लियर देखें सर। 7th फीचर। कहते areas of salary will be taxable in the year of receipt if these have not been taxed in the year in which the amount was earned. कहते अगर इफ देयर हैव नॉट बीन टैक्स इन, जिस साल की आपकी सैलरी थी उस साल अगर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, तो फिर जब आप सैलरी का एरिया रिसीव करेंगे तो उस साल आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है रूल? अगर आपने सैलरी अर्न की है लेकिन उस ईयर में टैक्स ईयर के अंदर आपको सैलरी रिसीव नहीं हुई, वो आपका एरियर बन गया और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा, तो जिस ईयर में जाके आप एरियर रिसीव करेंगे वहां पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा एरियर्स के ऊपर। क्लियर सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। कहते हैं मिस्टर सुल्तान इज एम्प्लॉयड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 18,000 and December 2019 his salary has increased by 2,000 per month retrospectively with effect from 1st January 2009। ठीक हो गया? And arrears are paid to him। Calculate his salary for the tax year 2020। अब उसकी मंथली सैलरी कितनी है? 18 थी। अब आपका ईयर कब कंप्लीट हो रहा है? 30 जून को, यानी सैलरी अर्नड। अब देखें कि सैलरी अर्नड फ्रॉम 1/7/19 से 30/6/9 तक उसने कितनी सैलरी रिसीव की है? 20,000
12 मंथ की कितनी बन गई 2,40,000। और एरियर ऑफ लास्ट सैलरी कितनी है 1 जनवरी से 30 जून तक कितने मंथ बनते हैं 6, तो उसको 2,000 पर मंथ आ जाएगा। तो अब उसको कितनी बनती है 12,000। तो अब आपकी टैक्स सैलरी टोटल कितनी होगी 2,52,000। क्लियर है। कहता है however it is necessary to note that salary will never be taxed twice in any case. If the salary has been taxed when it become due, it will not be again taxed when actually received or vice versa. कि अगर आपका सैलरी पे पहले टैक्स दे चुके हैं, चाहे आप अर्न की है या नहीं, आपने रिसीव की है या नहीं, एक बार टैक्स दे चुके हैं तो फिर नेक्स्ट आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। अगर पहले नहीं दिया तो फिर बाद में आपको देना होगा, यानी एक बार सैलरी पे आपको टैक्स हर बार में देना है। नेक्स्ट आ जाता है स्कोप ऑफ सैलरी, स्कोप ऑफ सैलरी इनकम, यानी हेड जो है सैलरी का, इसके अंदर हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इसकी स्कोप में आते हैं। तो उसके अंदर सैलरी है, वेजेस है फर्स्ट। नेक्स्ट है जो बंदा सैलरी रिसीव कर रहा है या वेजेस रिसीव कर रहा है, एन्युटी रिसीव कर रहा है एम्प्लॉयर से, पेंशन या ग्रेजुटी रिसीव कर रहा है, एम्प्लॉयर से फीस रिसीव कर रहा है, कमीशन रिसीव कर रहा है या किसी के अलाउंसेस रिसीव कर रहा है। परकोजेट्स हैं अगर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी और वेजेस, यानी सैलरी और वेजेस के अलावा अगर उसको कोई बेनिफिट मिल रहे हैं, वो एम्प्लॉय शेयर स्कीम, यानी कि अगर एम्प्लॉयर ने किसी के आपको स्कीम दी हुई है तो वो उसके यानी हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस इस तरह से उसमें आपने शेयर किया हुआ है तो वो भी आपको क्या होगा इसकी स्कोप में आएगा। अब वन बाई वन इसको वो क्या करता है एक्सप्लेन करता है एक एक इसकी स्कोप के एलिमेंट को। तो सैलरी से मुराद ये होता है कि फिक्स्ड रेम्यूनरेशन आइदर वीकली और मंथली, यानी इसके ऊपर आपके नंबर ऑफ आवर्स नंबर ऑफ यूनिट इसका कोई काम नहीं आता, आपको जो टास्क दिया जाता है वही आपने करना है, चाहे आप थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन ऑफिस है वो देना है आपने, प्लस आपकी जो सैलरी है वो आपको क्या होगी फिक्स होगी, चाहे वो आपको वीकली पे करे, फोर्टनाइटली पे करे या मंथली पे करे। लेकिन इसका अगेंस्ट जो वेजेस है वो जो अर्न करते हैं उसकी बेसिक्स जो बनती है या वो पर आवर होगी या डेली बेसिस भी होगी या पीस ऑफ वर्क बेसिस भी होगी। अगर आपको रेम्यूनरेशन आर्ली डेली या पीस बेस पे पे किया जा रहा है तो वो आपकी वेजेस कहलाएगी, सैलरी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आपको फिक्स्ड अमाउंट पे की जा रही है फिक्स पीरियड के बाद तो इक्वल डिस्टेंसेस ऑफ पीरियड, तो उस सूरत में ये क्या कहलाएगी रेम्यूनरेशन सैलरी कहलाएगी। उसके बाद है एन्युटीज, यानी एम्प्लॉयर आपको कोई एनुअल बेस पे जो भी पेमेंट करेगा वो आपकी क्या कहलाएगी एन्युटीज कहलाएगी। इसके अलावा पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट जो आपको पेंशनरी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से वो भी आपकी क्या कहलाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद जो ग्रेजुटी है आपको लंप सम में पे की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये भी क्या कहलाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद है फीस, यानी आर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क परफॉर्म, कि आपने जो वर्क परफॉर्म किया है उसकी बेसिस पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे कर देते हैं, वो क्या कहलाएगी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद है कमीशन, कमीशन इम्प्लाइज द वर्क डन ऑन अ रेम्यूनरेशन एग्रीड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द इनकम ऑफ रिटायर, यानी आपने एक एग्रीमेंट था, एक तो आपको सैलरी मिली थी प्लस अगर आपका टारगेट ये हुआ तो फिर आपकी कंपनी की इनकम के ऊपर या कंपनी की प्रॉफिट के ऊपर या सेल के ऊपर आपको इतना परसेंटेज भी देगा। जैसे आपने ये मेडिकल रैप वाले इनकी एग्जांपल यही होती है, इनको 25 या 30 या 50 जितनी भी कंपनी दे रही होती है वो इनकी फिक्स होती है, प्लस सेल के ऊपर इनको परसेंटेज दी जाती है 2%, 4%, 5%। तो वो जितनी सेल करेंगे उसका परसेंटेज प्लस उसकी जो मंथली सैलरी है वो दोनों एड अप करके उसको मंथली बेस पे क्या करेंगे पे करेंगे। उसके बाद है जी परकोजेट्स। अब ये इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन सैलरी explain that what type of perquisites are मतलब given या enjoyed by the salaried person under the head income from salary, कि salaried person को या under the head income from salary कौन कौन से perquisites employees को provide किए जाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मतलब बीकॉम एमकॉम में आ जाता है, तो यहाँ भी चांसेस हैं कि वो 5-10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको भी साथ में प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब परक्विजिट्स में क्या है कि आपको सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर जितने भी बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो आपके क्या कहलाएंगे, भाई सारी आपको यस सर, यस सर, यानी सैलरी के अलावा एम्प्लॉयर आपको जितने भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो आपके परक्विजिट्स कहलाते हैं, यानी फैसिलिटीज कहलाते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स कहलाते हैं। और उनमें से कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी उसने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दी हुई है,
आपको रिहाइश के लिए घर दिया हुआ है और आपसे कोई रेंट चार्ज नहीं करते, तो ये आपको परकोजेट्स है। ठीक हो गया। इसके अलावा उसने आपको रेंट के लिए हाउस दिया हुआ है, लेकिन जो मार्केट रेट है उससे वो कम चार्ज करता है। मिसाल के तौर पे मार्केट में उसका रेंट 10,000 बनता है पर मंथ, लेकिन वो आपसे 3,000 4,000 ले रहा है। इसी तरह से आपकी इंश्योरेंस प्रीमियम है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। उसने ग्रुप इंश्योरेंस करवाई हुई है, वो एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो रहा है। ये भी आपकी परकोजेट्स है। उसके बाद है डेट ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉय ने कोई डेट देना था, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसकी परफॉर्मेंस देख के उसका डेट खुद पे कर दिया। ये भी आपका परकोजेट्स है। अब उसके बाद है वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी, यानी आपको किसी किस्म की कन्वेंस भी दी हुई है एम्प्लॉयर ने, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, परकोजेट्स कहलाएगी। उसके अलावा सर्विसेज ऑफ हाउसकीपर ड्राइवर, यानी आपको गार्डनर हाउसकीपर या ड्राइवर या किसी किस्म के असिस्टेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, मेड्स प्रोवाइड की हुई हैं, और उनके जितने अखराजात हैं वो कौन बेयर करता है, एम्प्लॉयर। तो ये भी जितने भी बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको, ये भी क्या कहलाएंगे, आपको परकोजेट्स कहलाएंगे। उसके अलावा जो आपके यूटिलिटीज बिल हैं, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन, ये भी एम्प्लॉयर पे करता है, तो ये भी किस में आते हैं, परकोजेट्स में आते हैं। और ये किस में कंसीडर होते हैं, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब इनको हम इनको देखेंगे कि इनके अंदर फर्दर ट्रीटमेंट कैसी है, वो आगे जाके देखेंगे। उसके बाद है जी, द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, यानी कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, के आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हुई, जो आपका 1 मंथ 2 मंथ जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक कंपनसेशन बनता था, वो आपने एम्प्लॉयर से रिसीव किया, तो वो इस हेड में आ जाएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ और एडिशन ऑफ सैलरी। उसके बाद है कंपनसेशन ऑन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुई है, उस मॉडिफिकेशन की वजह से अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पे करता है तो वो कंपनसेशन कहलाएगी, और वो भी किस हेड के अंदर आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड और एनी अदर फंड व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, कि आपने कोई फंड अप्रूव किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, उसमें से एम्प्लॉय का जो हिस्सा बनता है वो रिसीव करता है, और उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो जितना हिस्सा एम्प्लॉयर की तरफ से कंट्रीब्यूटेड होगा वो आप, ये भी आपकी इनकम कंसीडर होगी, और किस साइड में आएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी में। नेक्स्ट आपके पास है ओवर टाइम पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, कि अगर आप ओवर टाइम दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके बदले में आपको कंपनी एक्स्ट्रा पे कर रही है, तो वो भी किस में आ जाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। उसके बाद आता है अलाउंसेस सच एज, यानी डियरनेस अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है, यूटिलिटी अलाउंस है, रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस solely expended in performance of employees duty of employment, कि अगर ये आपको ये अलाउंसेस भी मिल रहे हैं तो ये भी आपके किस हेड में आएंगे, फ्रॉम सैलरी में, और ये सारे टैक्सेबल होते हैं। और ये आपकी जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उससे रिलेटेड होते हैं, कि उसको कौन सा अलाउंस उसको देना चाहिए, कौन सा अलाउंस नहीं देना चाहिए। उसके बाद है जी, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड, केस जो ड्यूटी के लिए दी गई हैं उसके अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं होती, यानी अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स्ड बेसिस और परसेंटेज ऑफ सैलरी, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होगा। अलाउंस विच इज नॉट होली और एक्सक्लूसिवली नेसेसरी और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, यानी जो भी अलाउंस आपने एम्प्लॉयर के बिहाफ पे खर्च नहीं किया वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अगेंस्ट आपको बोनस रिसीव फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉयर है, आपको आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, एनुअल प्रॉफिट के ऊपर या ईद के ऊपर आपको बोनसेस मिलते हैं, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी कहलाएगी। उसके बाद डायरेक्टरशिप फी है, और फी ऑफ अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ बोर्ड है। अगर इस तरह के आपको कोई सैलरी के अलावा आपको मिलती है रेमुनरेशन या फीस, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सारी क्या है, आपकी परगोजेट्स है। अब उसके बाद आते हैं वैल्यू ऑफ परगोजेशन अलाउंस एंड बेनिफिट्स, कि हम इनकम टैक्स की डिटेल, टैक्सेबल इनकम डिटरमिन करने के लिए हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ये जो सैलरी के साथ परगोजेट्स और अलाउंसेस और दीगर बेनिफिट्स एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए डिफरेंट उसने रूल्स दिए हुए हैं, उनको आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है वो है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल और बेसिक स्केल। अब ये देखें कि मिसाल के तौर पे 70 स्केल की एक सैलरी है,
वो स्केल वेस्टर डिटरमिन किया जाता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी 30,500 डैश 3,000 डैश 46,000, ठीक है। ये 3 चीजें लिखी होती है, कितनी 500 मिसाल के तौर पे डैश 3,000 डैश 46,000। अब ये जो पहली अमाउंट लिखी हुई है 30,500, इसको कहते हैं मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। यानी ये जो स्केल है, चाहे वो 17 है 18 है, यानी स्केल 1 से लेके स्केल 22 तक, इसकी जो रेंज होती है हर सैलरी की फिक्स होती है। यानी जो मिनिमम पॉइंट है जहां से आपकी सैलरी स्टार्ट होनी है वो आपका मिनिमम ऑफ टाइम स्केल कहलाता है। उसके बाद डैश के अंदर जो 3,000 लिखा हुआ है, ये स्केल वाइज ये वेरी करता है। ये आपका एनुअल इंक्रीमेंट कहलाता है कि एनुअल बेस पे जो आपकी सैलरी में इंक्रीज होगा वो इतना होगा। और ये 3,000 है वो आपके 30,500 में हर साल क्या होगा, ऐड होता रहेगा। जब ऐड होते होते ये आपकी जो लास्ट पॉइंट था 46,000 वहां तक पहुंचेगा, तो ये स्केल का जितना ड्यूरेशन था, टर्म था, ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको नेक्स्ट स्केल में प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर आप 18 की सैलरी स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ है? सर ये रिपीट करने एक बार। देख लो, मैं कहीं शायद इसके नीचे एग्जांपल लिखी हुई है तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये देखें, ये पॉइंट बता रहा हूँ कि ये एक बंदा है, उसकी सैलरी है 60,000 डैश 1,000 डैश 70,000। ये नजर आ रही है? देखिए उसकी सैलरी कहाँ से स्टार्ट होनी है, 60,000 से। ये उसकी मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है, ठीक है। उसके बाद ये 1,000 उसका एनुअल इंक्रीमेंट है, हर साल ये दिसंबर को इंक्रीमेंट लगता होता है, और हर साल ये पहले साल 60,000 होगी, एक साल गुजरने के बाद ये 61 हो जाएगी, फिर दूसरा साल गुजरने के बाद 62 हो जाएगी, फिर 63 हो जाएगी, इस तरह चलती रहेगी। और ये आपका मैक्सिमम टाइम स्केल है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। जब ये ऐड होते होते 70 के इक्वल हो जाएगी तो फिर आपको नेक्स्ट स्केल में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी यहाँ पे 70 आ जाएंगे, यहाँ पे उसका इंक्रीमेंट आ जाएगा, एक और लिमिट आ जाएगी आपकी सैलरी के साथ। तो ये मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, ये एनुअल इंक्रीमेंट और ये मैक्सिमम ऑफ टाइम स्केल। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखिए जी बेसिक सैलरी का मतलब क्या है। यानी बेसिक सैलरी मींस द पे एंड अलाउंसेस पेएबल मंथली और अदरवाइज बट डज नॉट इंक्लूड। अब टाइम स्केल यह है कि जो सैलरी स्केल का स्टार्ट पॉइंट है वो आपका टाइम स्केल कहलाता है। टाइम स्केल के बाद बेसिक सैलरी आती है। अब बेसिक सैलरी होती क्या है कि मिनिमम ऑफ टाइम स्केल प्लस इसके अंदर कोई अलाउंसेस ऐड कर देते हैं बेसिक, वो क्या बन जाती है, बेसिक सैलरी। अब देखें क्या है, बेसिक सैलरी मीन पे एंड अलाउंसेस पेएबल मंथली और अदरवाइज बट डज नॉट इंक्लूड। कि जो भी आपको मंथली पे की जाएगी उसके अंदर अलाउंसेस भी शामिल होंगे, लेकिन बेसिक सैलरी के अंदर ये वाले अलाउंसेस जो नीचे बयान किए गए हैं ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। वो कौन कौन से हैं? डियरनेस अलाउंस या डियरनेस पे अनलेस इट इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ सुपरएनुएशन और रिटायरमेंट बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, अकोमोडेशन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस। देखिए एक होती है बेसिक सैलरी, एक होती है ग्रास सैलरी। क्या होती है? बेसिक सैलरी, ग्रास सैलरी और नेट सैलरी। दोबारा सुन लें, कौन कितनी टाइप की होती है? बेसिक सैलरी, ग्रास सैलरी और नेट सैलरी। कि जब आप टाइम स्केल के अंदर आपके जो बेसिक इंक्रीमेंट है 1 2 3 या कोई एडिशनल डियरनेस अलाउंस या इस तरह का कोई दे सकते हैं, वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगी बेसिक सैलरी। ठीक हो गया? अब इस बेसिक सैलरी के पास आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, क्वालिफिकेशन अलाउंस मिलता है। यानी बेसिक के अंदर जब आप डिफरेंट जो नीचे अलाउंस लिखे हुए हैं जो आपको एडमिसिबल होंगे वो इस बेसिक के अंदर ऐड करेंगे तो ये सैलरी बन जाएगी ग्रास। क्या बन जाएगी? ग्रास सैलरी। अब इस ग्रास सैलरी में से जब आप एंड जो मंथली डिडक्शन होती हैं जिनमें से आपका जनरल प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है, बेनिवोलेंट फंड की डिडक्शन है या इनकम टैक्स की डिडक्शन है, तो जितनी भी आपकी डिडक्शन हो रही होंगी वो डिडक्ट होने के बाद जो सैलरी बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? नेट सैलरी। यानी जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है। तो ये आप मजीद समझ लें
कि टाइम स्केल प्लस एनुअल इंक्रीमेंट्स, तो ये बन जाती है बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी में हम ऐड कर दें अलाउंसेस, तो ये बन जाती है ग्रास सैलरी। ग्रास सैलरी में से जो डिडक्शंस हैं वो माइनस कर लें तो फिर बन जाती है नेट सैलरी। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि सैलरी क्या है। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ पर गुड्स एंड अलाउंसेस बेनिफिट सैलरी इंक्लूड्स, कि सैलरी के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। बेसिक सैलरी, ओवरसीज अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, बोनस एंड कमीशन, ये चीजें इसके अंदर ऐड की जाती हैं। तो बेसिक सैलरी के अंदर तो ये टोटल सैलरी बन जाती है या ग्रास सैलरी बन जाती है। लेकिन इसके अंदर जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा प्रोविडेंट फंड में या सुपर एन्यूशन फंड में या ग्रेजुटी फंड में, वो सैलरी नहीं कहलाएगी। ठीक हो गया? डज नॉट इंक्लूड। उसके बाद कहता है अपार्ट फ्रॉम द आइटम मेंशन इन अबव एंड टू 1 and 2 any other amount paid by employer will be included in the salary if it enters into the computation of pension and retirement benefits। यानी जो कुछ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है और वो बाद में लेटर ऑन जब आप एम्प्लॉय की पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैलकुलेट करते हैं, उसको अगर सैलरी के अंदर ऐड करके करते हैं तो फिर वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी, हम इसको इनकम फ्रॉम सैलरी कंसीडर करेंगे। अब ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, इसको जरा नोट करें। तो मिस्टर शहज इज एम्प्लॉयड इन एन ऑफिस इन द स्केल ऑफ 60,000, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल 1,000, एनुअल इंक्रीमेंट 70,000, मैक्सिमम ऑफ टाइम स्केल। फॉर द टैक्स ईयर 2021 he received the following amounts। एम्प्लॉयर से उसने ये टैक्स मतलब टोटल साल के अंदर क्या कुछ रिसीव किया, जिसके अंदर सैलरी है कितनी है 65,000 पर मंथ। अब ये जहन में रखें कि आपने जो टैक्स देना होता है वो एनुअली देना होता है। अगर आपको सैलरी एनुअली दी हुई है तो फिर आपको उसको एज इट रहने देंगे, लेकिन आपको जो बेनिफिट या सैलरी आपको मंथली दी हुई है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे कि इसके अंदर एनुअल के अंदर, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी मंथली सैलरी कितनी है 65,000 पर मंथ। अब इसको एनुअल कन्वर्ट करने के लिए आप 12 के साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस बोनस आपको मिला है, ये फॉर द ईयर मिला है, ये सेम अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद है डियरनेस अलाउंस, तो ये मंथली है, इसको भी 12 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कहते हैं व्हाट विल बी हिज मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ द बेसिक सैलरी। मिनिमम टाइम स्केल क्या होगा और टोटल सैलरी कितनी होगी उसकी फॉर द ईयर। तो ये देखें कि मिनिमम ऑफ द टाइम स्केल कितनी है 60,000, उसकी मिनिमम थी, उसको हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये ऊपर देखें उसका मिनिमम टाइम ऑफ स्केल था 60,000, लेकिन अब वो रिसीव कितना कर रहा है 65,000। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। तो आप मिनिमम कितनी है 60,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल आ जाएगा। फिर पूछ रहा है बेसिक सैलरी, तो मंथली सैलरी कितना ले रहा है 65,000, तो 65,000 मल्टीप्लाई विद 12, तो ये कितना हो गया 7,80,000, ये आपकी बेसिक कहलाएगी। नेक्स्ट पूछ रहा है टोटल सैलरी, तो उसके अंदर क्या होगा बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी कितनी है 7,80,000 प्लस अलाउंस कौन से मिले हैं, एक बोनस मिला है और एक डियरनेस अलाउंस मिला है। ये मंथली था, इसको हमने ईयर एनुअल में कन्वर्ट कर दिया, इनको ऐड अप किया तो 9,82,000 उसकी सैलरी हुई 1 ईयर। अब इसके ऊपर उसने क्या देना होगा, टैक्स देना। क्लियर है? अच्छा, जब देख लेना Yes, जहाँ तक आप डाइजेस्ट कर लें वहां तक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि साथ साथ एग्जांपल इसलिए कर रहा हूँ आप इसको खुद प्रैक्टिस करें साथ साथ। ये प्रैक्टिस एग्जांपल करते जाएंगे, ये आपको जो इसके ब्रीफ पॉइंट्स हैं ये क्लियर होते जाएंगे और ये फिगर्स में याद हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे रूल याद ना हुए तो आप वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, साथ साथ करते चलें। ठीक है, जितना डाइजेस्ट कर सके उतना बता दें कि वहां तक हम स्टॉप कर दें, कि कोई ऐसा इशू नहीं है। नहीं सर अभी करें। ठीक है, अभी तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक आप देखें कि इतना सफिशिएंट है तो वो बता दीजिएगा। ओके सर। उसके बाद है जी फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कि अगर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज सैलरी के अलावा प्रोवाइड की जा रही है। तो सबसे पहला रूल है अकोमोडेशन का। क्या है अकोमोडेशन। अब उस अकोमोडेशन के अंदर दो चीजें होते हैं कि या तो वो आपको अकोमोडेशन के बदले में अलाउंस दे देता है कि आपको मैं रिहाइश नहीं देता, रिहाइश के बदले में आपको जितना किराया बनता है मंथली में वो आपको पे करता हूँ, जो मार्केट रेट है या गवर्नमेंट का रेट है वो आपको पे करते हैं, जिसको कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। यानी ये मंथली आपको सैलरी के अंदर ऐड होके आ रहा होता है, तो ये भी आपकी सैलरी का पार्ट बनेगा और ये टोटल जितनी अमाउंट आप इसकी एनुअली रिसीव करेंगे ये क्या होगी टैक्सेबल होगी।
क्या होगी, टैक्सेबल। अब इसकी एग्जांपल देख लें, फिर इसका नेक्स्ट देखते हैं। कहते हैं मिस्टर शरीफ इज वर्किंग इन द स्केल ऑफ, ये उसका टाइम स्केल दिया हुआ है 22,000 और 30,000। हिज बेसिक सैलरी एट प्रेजेंट इज 24,000 पर ईयर, ये मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है, ये बेसिक सैलरी है। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2021 he received from his employer house allowance at the rate of 10,000 per month। अब इसको क्या करेंगे, सबको मंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे, एनुअल में। तो देखिए उसने जब सैलरी निकाली तो 24,000 पर मंथ ले रहा था, उसको 12 से मल्टीपल किया तो ये आ गया। हाउस रेंट अलाउंस उसको कितना ले रहा था, 10,000, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। तो इनकम सैलरी उसकी कितनी होगी टोटल, 4,08,000 टोटल सैलरी होगी एनुअल। ये अकोमोडेशन का फर्स्ट पॉइंट था, हाउस रेंट अलाउंस, यानी आपको रेजिडेंस नहीं दी जाती, आपको फ्लैट या क्वार्टर नहीं दिया जाता, बल्कि उसके बदले में आपको रेंट दिया जाता, अलाउंस दे दिया जाता। उसके बाद अकोमोडेशन फैसिलिटी, अब आपको अलाउंस नहीं दिया जाता बल्कि आपको फैसिलिटी दी जाती है। अब वो फैसिलिटी फर्निश्ड भी हो सकती है, अनफर्निश्ड भी हो सकती है। फर्निश्ड से मुराद ये है कि वो घर जो है वो अब फुली फर्निश्ड है, उसके अंदर लाइट्स, एसी, फ्रेंचाइज, फर्नीचर, जितनी भी डेकोरेशन की घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, किचन है, वो हर चीज़ मेंटेन्ड होगी। जैसे आपके असिस्टेंट कमिश्नर आप बनने जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबको CSB बनाए, तो उसमें आप जहाँ भी ये लोग जाते हैं तो अपने घर का कोई चीज़ सामान नहीं लेके जाते, जस्ट इनके पास अपने कपड़े होते हैं, बस गाड़ी में रखे और शिफ्ट हो गया। इनको जो घर होते हैं ये फुली फर्निश्ड होते हैं, इनको मेड्स सर्वेंट्स भी दिए होते हैं, उनको घर भी, गाड़ियाँ भी दी होती हैं, पूरी फुली फर्निश्ड होते हैं। उसके बाद होती है अनफर्निश्ड, यानी आपको सिर्फ घर दे दिया जाता है, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, ना लाइटिंग, ना हीटिंग, ना फर्नीचर, ना क्रॉकरी, कुछ भी नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, अनफर्निश्ड। अब ये दोनों में से आपको कोई भी दी जा सकती है। कहते हैं the amount that would have been paid by the employer in case of such accommodation was not provided are, अगर आप अकोमोडेशन दी गई है उस सूरत के अंदर अमाउंट नहीं दी गई तो फिर आप उसको टैक्सेबल बनाने के लिए 45% ऑफ द मिनिमम ऑफ टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी, जो मिनिमम ऑफ टाइम स्केल है उसका 45% लेंगे, और विच एवर वन, या तो आपको अकोमोडेशन जो पेमेंट दी जा रही है वो, या 45%, विच इज हायर विल बी टैक्सेबल। अब ये देखें कि अगर आपको एम्प्लॉयर घर देता है और वो आपसे सैलरी, मतलब आपसे रेंट नहीं लेता, तो जो आप रेंट पे बाहर करेंगे वो एम्प्लॉय को क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। अब वो बेनिफिट तो आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, लेकिन आपको बेनिफिटिंग सैलरीड पर्सन को बेनिफिट हो रहा है। अब वो बेनिफिट जो रिसीव कर रहा है तो इसलिए उस बेनिफिट के ऊपर उसने इसका टैक्स भी देना है। एम्प्लॉयर माफ कर सकता है, टैक्स डिपार्टमेंट आपको माफ नहीं कर सकता, इसलिए उसने रूल बनाया है कि अगर आपको अलाउंस मिल रहा है तो आप टैक्स दे रहे हैं, अगर आपको अलाउंस नहीं मिल रहा, आपको अकोमोडेशन मिल रही है, तो फिर उस सूरत में जितनी आपको अकोमोडेशन मिलती है, अमाउंट प्रोवाइड करती है, तो उसके अंदर जितनी अमाउंट होगी, या 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल, तो वो इन दोनों को आपको कंपेयर करेंगे, जो अमाउंट हायर होगी वो आपकी जो सैलरीड पर्सन है उसकी इनकम में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अब इसके एग्जांपल देखें, मजीद ये रूल आपको क्लियर हो जाएगा। कहते हैं मिस्टर शबीर इज वर्किंग इन द स्केल ऑफ, ये उसका मिनिमम टाइम स्केल कितना है, 25,000, 1,000 and 35,000. At present, his basic salary is 30,000 per month. During the tax year 2021, Mr. Faisal was provided a rent-free accommodation by his employer. Rent-free. So he was entitled to an accommodation allowance 15,000 per month. अब उसको accommodation allowance कितना दिया गया, 15,000 per month accommodation allowance मिल रहा है। If this accommodation was not provided to him, what is the total income of Mr. Shabir? अगर इसको ये 15,000 मंथली ना दिया जाए तो फिर उसकी सैलरी इनकम कितनी होगी। अब देखिए उसकी सैलरी पर मंथ कितनी है, 30,000, इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3,60,000 उसकी एनुअल सैलरी होगी। अब उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटी है कि अब आपको 15,000 पर मंथ मिल रहा है, 15,000 को पर 12 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 1,80,000, प्लस दूसरा रूल क्या था, 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। सैलरी वो 30 ले रहा है लेकिन मिनिमम कितना था, 25। हमने किस पे कैलकुलेट करना है, 25 पे, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 12 पे, जितनी अमाउंट आएगी उस पे हम कैलकुलेट करेंगे 45%, तो वो कितना है, 1,35,000। अब रूल ये है कि या तो अकोमोडेशन अलाउंस या 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल,
इन दोनों अमाउंट्स का जो मैक्सिमम अमाउंट्स होगी इनमें से वो किस में आपकी सैलरी इनकम में क्या होगी, ऐड होगी एज ए टैक्सेबल। ठीक है, तो अब इनमें से ऐड कौन सी, मैक्सिमम कौन सी है, हायर अमाउंट कौन सी है, 1,80,000, तो इसने उसकी बेसिक सैलरी के अंदर ये ऐड कर दी। अब उसके पास टोटल सैलरी कितनी होगी, 5,40,000, इसके ऊपर वो आपको क्या देगा, टैक्स देगा, टोटल इनकम आएगी। सर इसकी समझ नहीं लगी, उसने मतलब अकोमोडेशन दी भी है 15,000 पे, फिर वो नहीं भी दे रहा, ये क्या इशू है? कहता है he was provided a rent free accommodation by his employer, he was entitled to an accommodation allowance 15,000 per month। या तो आप घर ले लो या अकोमोडेशन अलाउंस ले लो, ठीक है। यस सर। अगर वो घर तो ले अगर लेता, उसने यानी कि अगर उसने अलाउंस नहीं लिया तो फिर तो फिर 45% वो उसका अलाउंस बेसिक सैलरी पे हमने बनता कितना था, 15,000, तो उसको हमने कंसीडर करना है कि अब उसको अमाउंट, अब घर यस दिया, सर। अलाउंस नहीं दिया हो तो उसकी वैल्यू कितनी बनती थी, 1,80,000, तो उसका 45% यस सर। तो इसमें से जो मैक्सिमम अमाउंट होगी वो टैक्सेबल में क्या होगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है? ओके सर, क्लियर सर। अब देखिए इसको नोट, ये जो हर क्वेश्चन के पीछे नोट लिखे होते हैं ना, इनको लाजमी पढ़ लिया करें, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यानी इफ देयर इज नो टाइम स्केल, बेसिक सैलरी शुड बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर यानी ये रूल जो है वो टाइम स्केल का है, किसका है, टाइम स्केल का, 45% ऑफ टाइम स्केल। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के अंदर टाइम स्केल नहीं दिया होता, यानी 25,000, 1,000 और 35,000 इस तरह की अमाउंट नहीं दी जाती, लेकिन बेसिक सैलरी दी होती है, तो फिर अगर टाइम स्केल ना हो तो आप बेसिक सैलरी को ही टाइम स्केल कंसीडर करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक हो गया? और सेम प्रोसीजर होगा चाहे आपको अकोमोडेशन फर्निश्ड मिले या अनफर्निश्ड मिले, दोनों के लिए रूल क्या है, सेम है। ठीक हो गया? अब उसके देखें कि एज्यूम जो ऊपर वाली इलस्ट्रेशन थी, कहते हैं मिस्टर शबीज वाज इंटाइटल्ड टू अकोमोडेशन अलाउंस, वहां पे 15 अलाउंस था। आप एज्यूम करें 15,000 की बजाय उसको कितना मिल रहा है, 7,000, तो अब उसकी सैलरी कितनी बनेगी, तो 30,000 पर मंथ थी, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3,60,000 हो गई। अब उसको 7,000 अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ अलाउंस, तो अलाउंस दिया गया कितना बनता है, 84,000, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 12, और जो 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल बनता था वो कितना है, 35। अब इसमें हायर कौन सी बनती है, 1,35,000, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। प्रीवियस एग्जांपल में ये 1,18,000 बनती थी अकोमोडेशन वाली, हमने उसको कंसीडर किया था, लेकिन एक एग्जांपल में कौन सी अमाउंट हायर है, मिनिमम ऑफ 45% वाली, तो हम इसको टैक्सेबल में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये जो हाउस रेंट डिविजिबल है, इसके दो मतलब रेट्स हैं, एक है 45% और एक है 30%। कौन कौन से? $45 और 30। अब जो बिग सिटीज हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, जिनको गवर्नमेंट ने बिग सिटीज डिक्लेयर किया हुआ है, वो वहां पे जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल होता है, कितना होता है। और जो अदर देन बिग सिटीज हैं, छोटी छोटी तहसील हो गए, गांव हो गए, यहाँ पे इस तरह के जो एम्प्लॉइज मतलब काम कर रहे हैं, उनको जो रेट ऑफ दिया जाता है अकोमोडेशन का, वो कितने परसेंट दिया जाता है, 30% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी। क्लियर है? यानी रूल ऊपर वाला और ये सेम रहेगा, यस सर, सिर्फ फर्क किसमें समझ आ लगी जाएगा, सर। रेट में आएगा। बिग सिटीज होंगे तो 45% कैलकुलेट करेंगे, अदर देन बिग सिटीज होंगे तो 30% रहेगा, रूल सेम रहेगा, कैलकुलेशन सेम होगी, जस्ट रेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया? अब देखिए वही वाला क्वेश्चन उसने दोबारा कर दिया, ऊपर वाले 6 एग्जांपल को 30,000 था, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, अकोमोडेशन 7,000 थी, ये वही 12 से मल्टीप्लाई कर दी। अब कैलकुलेशन में वहां पे ये 45% था, अब कितना है, 30%। अब इसका कंपेयर किया तो कौन सी अमाउंट आई, 90,000। इसका रेट फिर बता रहा है कि अगर आपको टाइम स्केल ना दिया हुआ हो तो बेसिक सैलरी को आप शुमार करेंगे। प्लस कहते हैं इन केस इट इज नॉट नोन वेदर द एरिया ऑफ अकोमोडेशन इज अ बिग सिटी और नॉट, any assumption can be taken. However, in this book it is assumed that the person is employed in a big city unless otherwise mentioned.
क्वेश्चन में अगर उसने नहीं बताया कि वो बंदा कहाँ रहता है, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको बिग सिटीज भी कंसीडर कर सकते हैं और अदर देन बिग सिटीज भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन जो भी कंसीडर करें, यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो उसके नीचे जैसे इसने नोट लिखा है, आप भी नोट लिखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं डिक्लेयर किया गया था कि ये बिग सिटीज है या नहीं है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इसको एज ए बिग सिटीज या अदर देन बिग सिटीज कंसीडर किया है। वो आप क्लियर कर देंगे उसको, क्योंकि जो डिफरेंट कैलकुलेशन करेंगे दोनों आंसर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेकिन आपने उसको नोट लेके क्लियर कर दोगे तो वो उसको ऐसे ही ट्रीट करेगा। उसके बाद आ जाता है जी कन्वेंस अलाउंस। क्या आ जाता है? कन्वेंस अलाउंस। एक अलाउंस है, एक कन्वेंस फैसिलिटी है। यानी आपको ऑफिस आने जाने के लिए या तो आपको मंथली अलाउंस दे दिया जाता है कि आपको 5,000 मंथली आपको एम्प्लॉयर पे करता है सैलरी के अंदर, ये कहलाता है अलाउंस। अगर आपकी सैलरी में अलाउंस लग के आ रहा है तो ये टोटल आपका क्या होता है, टैक्सेबल होता है। क्या होता है? टैक्सेबल, यानी आपकी सैलरी के अंदर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा फॉर टैक्स पर्पस। अगर आपको कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी आपको कोई गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, तो उस सूरत में फिर इसके रूल्स डिफरेंट हो जाएंगे। अब वो अगर गाड़ी सिर्फ ऑफिस के लिए यूज होगी तो उसका मेथड और रूल ओवर होगा। अगर वो गाड़ी मतलब प्राइवेट वो पर्सनल यूज के लिए यूज करता है तो उसका रूल अलग होगा। अगर वो गाड़ी ऑफिस के लिए भी यूज करता है और पर्सनल यानी अपने प्राइवेट यूज के लिए भी यूज करता है तो उसका रेट रूल और होगा। अगर उसने गाड़ी नेट परचेज की हुई है तो और रूल होगा, अगर उसने गाड़ी लीज पे परचेज की हुई हो तो उसका रूल और होगा। ये 4-5 रूल्स इसके बनते हैं, इसको आपने जरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको मतलब अंडरस्टैंड करना है। इधर है सर ये जो 45% और 30% वगैरह ये हर साल चेंज होता है या सेम ही नहीं, है? ये सेम है, काफी अच्छे से ये चेंज नहीं हुआ, ये रेट सेम है, अभी तक इसके अंदर कोई चेंज नहीं की वैसे चेंज गई। हो सकता है? हो सकता है, हर ईयर इनकम टैक्स आपका एक्ट आता है ना, फिनांस एक्ट, उसके अंदर ये चेंजेस करते हैं, यस लेकिन सर। अभी तक कोई चेंज नहीं हुई। ओके सर। देखिए जी, if the employer provides conveyance allowance to his employee, the whole allowance will be fully taxable। अब इसके एग्जांपल देखें कि आपकी एनुअल सैलरी जो है 1,80,000 है और उसके अलावा आपको 2,500 पर मंथ अलाउंस भी मिलता है कन्वेंस, तो 2,500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे तो इसकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। ठीक हो गया? देखिए, बेसिक सैलरी प्लस कन्वेंस अलाउंस, एनुअल कन्वेंस अलाउंस, तो ये टोटल टैक्सेबल इनकम बन गई। अब उसके बाद उसका सेकंड रूल आ गया, रूल नंबर बी। ये मैंने इन ब्रीफ बनाए हुए हैं, कुछ अपडेट किए हुए हैं। अगर आप खुद अपने पेज पे वक्त के तौर पर लिख लेते हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद मैं आपको PDF फाइल में दे दूंगा, आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा। ठीक है? फिलहाल अंडरस्टैंड, जब तक ये कंप्लीट नहीं होते तब तक सेंड नहीं करूंगा, ये सारे कंप्लीट करके फिर एक ही बात करूंगा। द कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय। क्या आपको एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी हुई है लेकिन वो गाड़ी एम्प्लॉय अपने पर्सनल यूज के लिए करता है, ऑफिस के लिए बिजनेस के लिए यूज नहीं करता। उस सूरत में if the employer has provided a conveyance to the employee for purely personal use, 10% of the cost which employer paid for acquiring the motor vehicle will be included in the taxable income of employee every year। अगर आपको अलाउंस नहीं मिल रहा, आपको गाड़ी दे दी गई है और वो गाड़ी जो एम्प्लॉई है वो अपनी जाती इस्तेमाल में लाता है, बिजनेस के इस्तेमाल में नहीं लाता, तो उस सूरत में जब आप उसकी टैक्सेबल इनकम डिटरमिन करेंगे तो कन्वेंस के नाम से, कन्वेंस फैसिलिटी के नाम से जो आपको गाड़ी दी हुई है उसकी जितनी कास्ट होगी उसका 10% आप कैलकुलेट करके एम्प्लॉई की सैलरी के अंदर ऐड करेंगे, वो टैक्सेबल इनकम डिटरमिन करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब देखें कि उसकी एनुअल सैलरी कितनी है। सर्वर की एग्जांपल देखें कि 4,20,000 he has provided a car for his personal use by his employer। ये उसने बता दिया पर्सनल यूज, हर क्वेश्चन में बताएगा ये। द कार वाज परचेज्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर 11,80,000। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, तो उसकी एक तो बेसिक सैलरी आ गई एनुअल, प्लस उसका वैल्यूएशन ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी कितनी बनती है, 10% ऑफ कास्ट। तो ये उसकी 11,80,000 पे 10% कैलकुलेट किया तो कितना आया, 1,18,000।
तो इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये बेसिक सैलरी के अंदर, तो ये टोटल बन गया 5,38,000। ये अपनी क्या है टैक्सेबल इनकम। क्लियर है? अब इसी का नेक्स्ट रूल देखें कि पहले आप जस्ट पर्सनल यूज कर रहे थे, अगर आप यूज कर रहे हैं बिजनेस के लिए भी यूज करते हैं और अपनी बात यानी प्राइवेट भी एम्प्लॉय यूज करता है, तो उस सूरत में ट्रीटमेंट सेम रहेगी, जस्ट रेट 10 की बजाय क्या हो जाएगा 5% आ जाएगा। क्लियर है? आप देखिए वही केस है, सिर्फ कैलकुलेशन की क्या हो गई 11,80,000 का कितना आ गया 5% उसमें ऐड हो गया। यानी अगर पर्सनल यूज जस्ट करेगा तो 10% रेट, अगर ऑफिस और पर्सनल यूज करेगा तो फिर कितना रेट हो जाएगा 5%। अब यहाँ तक एक रूल था वो नेट था। अगर इन केस एम्प्लॉयर ने गाड़ी जो कन्वेंस एम्प्लॉय को दी हुई है वो लीज पे एक्वायर की हुई थी, लीज पे ली हुई थी, तो उस सूरत में क्या होगा? फिर उस सूरत में ये होगा कि अगर वो इन केस अपर जाती इस्तेमाल में लाता है तो 10% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, जो लीज वैल्यू नहीं होगी बल्कि जो उस टाइम गाड़ी की मार्केट वैल्यू होगी, वो मार्केट वैल्यू खुद बता देगा, वो उस पर 10% लेंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी दोनों इस्तेमाल में लाते हैं तो फिर क्या होगा 5% रेट हो जाएगा। अब ये देखें कि ऊपर वाले केस में कास्ट पे 10% और 5% था, यहाँ पे किस पे है फेयर मार्केट वैल्यू पे। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब इसकी एग्जांपल देखें, Mr. Samir's salary is 22,000 per month. He received commission during the year amounting to 33,000. He is provided a jeep by his employer for personal as well as official use. तो यहाँ पे कौन सा रेट लगेगा 5%. 5%. The employer took his jeep from a leasing company at an annual lease of 80,000. The fair value of the jeep at commencement of lease was 8,50,000. अब देखें उसकी एनुअल लीज पेमेंट 80,000 है, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है 8,50,000। अब ये 5% ये 10% कैलकुलेट करेंगे, ये किस वैल्यू पे करेंगे 8,50,000 से। तो इसकी बेसिक सैलरी देखें 22,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस कमीशन प्लस वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी। तो ये क्योंकि दोनों के लिए यूज में थी, ऑफिस के लिए भी और प्राइवेट भी, तो 8,50,000 का 5% लेके इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। The amount of annual lease paid by the employer will not be taken into consideration, क्योंकि उसने फैसिलिटी देनी है और आपको टोटल वैल्यू नहीं दी हुई, आपके उसकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेंगे। सर इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है ना, इसमें फेयर वैल्यू और उसमें परचेजिंग वैल्यू है। कास्ट है, बाकी तो बाकी 5% और 10% सेम ही है। ठीक है। उसके बाद आगे चलें, काफी है या आगे पढ़ा दूं? काफी है मेरा ख्याल है सर, पहला दिन है फिर पढ़ा लेंगे। क्योंकि आपने इसके अभी यहाँ पे पढ़ लिया, इसको खुद से दोबारा एक बार फिर कीजिए इंशाल्लाह। सर ए वाला रिपीट कीजिएगा, यही इसमें जो है कन्वेंस अलाउंस, ये वाला जो कन्वेंस अलाउंस ए यानी कि वो है कन्वेंस अलाउंस। क्या आपको गाड़ी नहीं दी जाती, गाड़ी के बदले में क्या दी जाती है अलाउंस दिया जाता है। ये फिक्स होगा सर, क्वेश्चन ये में पहले फिक्स है और ये टोटल इसको 12 से मल्टीप्लाई करके ये फुली टैक्सेबल होता है। ओके सर। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक? नो सर। इंशाल्लाह एट द एंड आप इसको एंजॉय करेंगे और आपके सारे रूल्स क्लियर होंगे और आप फिर न्यूमेरिकल भी फटाफट कर लेंगे। इतनी डिटेल से पढ़ाऊंगा जैसे, क्योंकि वैसे मैं इसको पढ़ाता तो व्हाइट बोर्ड पे 4, 5, 6 रूल लिख के ये खत्म हो जाता चैप्टर, लेकिन साथ साथ एग्जाम्पल करते जाएंगे तो आपके सारे रूल्स क्या होंगे क्लियर होते जाएंगे। आपको एट द एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। बस आपने करना क्या है कि ये रूल्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ याद करते जाएं, क्योंकि जितने ज्यादा आपको रूल्स याद होंगे उतना ही इजीली और क्विकली आप क्या कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, बेस को एंड करते हैं इंशाल्लाह, फिर कल आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज फिर इसको स्टॉप करते हैं।
Any question? No question. Okay जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.